आसमा जहांगीर, वैसे मैं उसको बड़ा नापसंद करता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी उसने कही थी। क्या कही? उसने ये कहा था कि आप मिलिट्री की ऑर्डर की सिर्फ डिबेट करके दिखा दें। ठीक है, तो अरशद शरीफ ने भी यही कहा था, उनकी भी हाँ, लेकिन अब ये देखें, अब ये वो कौन सी हड्डी होती है जो गले में फंस जाती है, कहते हैं ना कि गली की हड्डी बनने वाली बात है। अब आप उसको ऑर्डर करेंगे तो फिर वो अपनी जो खुफिया इंटेलिजेंस है वो नहीं कर सकती, तो ये उसको टाई होगी ना आपस में। मेरे देखने वाले बहुत ज्यादा इंडिया से भी हैं, कनाडा से भी हैं, अब उनके लिए कौन सा गीत सुनाएंगे? उनके ये जहां भी उर्दू और पंजाबी बोली जाती है, ये कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग है। इंडिया में आज तक मार्शाल्लाह क्यों नहीं लगा? उनकी भी फौज सबसे बड़ी वजह तो यही है कि उन्होंने अपनी फौज को इतना एक किस्म, यार ज्यादा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं, आप मतलब अपनी जो राय है वो दे देना। ये ना हो मेरे साथ कुछ हो जाए। आपकी मर्जी है। आप मेरा अपडेट ना हो जाए। नहीं भाई, मैं इतना ना बुलवाओ। मैं मिलिट्री को बुरा नहीं कहता, मैं टोटली जुडिशरी को बुरा कहता हूँ, क्योंकि जब लॉ किसी चीज का बन जाता है ना, उसको बैलेंस तरीके से इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है। जबरदस्त, अच्छा लगा मुझे। समझ तो नहीं आई कि ये गाना कौन सा था, आप बता सकते? ये है चाप तलक सब छीन ली रही मोसे नैना मिलाई के। ये अमीर खुसरो को समझना इसलिए जरूरी है कि ये वो पहला बंदा था जिसने ये समझा कि हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर का म्यूजिक डिफरेंट है, लेकिन ये 1400 साल पहले था। अच्छा, अभी देखें यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आपने बोला अमीर खुसरो ने ये कहा कि हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर का म्यूजिक अलग है, मुस्लिम कल्चर और साथ म्यूजिक, आप ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब ये देखिए, इस्लाम में तो म्यूजिक हराम है। आप चाइना के बाद जो छोटे चीज स्केल की चीजें प्रोडक्शन होती है, जैसे हर चीज हमारी चाइना से बन के आ रही है, अब इंडिया सेकंड वो रोल ले रहा है। अच्छा, हम कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन के नंबर को देखें ना, दुनिया हम नहीं, अमेरिका, रशिया, दुनिया, चाइना, दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ ऐसे बीट नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मार दें या लड़के जीत। तो पाकिस्तानियों को डिप्लोमेसी जो है ना, वो पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से खेली जाती है। पाकिस्तान के अंदर वो इनकलाब चाहिए जो अमिताभ बच्चन ने इनकलाब फिल्म में लाया। जस्ट वॉक एंड अर्न। आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप वॉक करने के साथ साथ पैसे भी अर्न कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। इस ऐप का नाम है वॉक क्लब। ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मेरे कोड के थ्रू इसको डाउनलोड करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है। इस ऐप को आप ऑफिशियल वेबसाइट www.walkclub.com पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको जस्ट अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर लॉगिन करना है और ये रेफरल कोड यूज करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको प्लस के आइकन शो होगा, जिस पे आपने क्लिक करना है और अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए फेस स्कैन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप पैसे अर्न करने के लिए रेडी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जितने स्टेप चल रहा हूं, मेरे स्टेप काउंट हो रहे हैं, और जैसे ही डेली 2000 स्टेप कंप्लीट होंगे तो मुझे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। 2000 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपने सेव टू वॉलेट पे क्लिक करना है और आप फिर रिवार्ड हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि आपने डेली कितनी अर्निंग की है। ये ऐप बिल्कुल रिस्क फ्री है, जिस पे आप डेली 10 to 20 मिनट्स देकर अर्न कर सकते हैं 500 से लेकर 2000 रुपए तक विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ऑफिशियल वीडियो ट्यूटोरियल में मौजूद है, आप वहां पर जाकर डिटेल से समझ सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट में पिन है, अभी जाएं, वॉक करें, अर्न करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, इवन गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात करें, इत्तेहादियों की बात करें, तो खालिद मक्सी जिनका बलोचिस्तान से ताल्लुक है, उन्होंने बोला जो इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन है, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दें।
पाकिस्तान की पब्लिक भी कहती नजर आती है कि भी जो सिचुएशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्शल लॉ की सिचुएशन ही नजर आती है। इस हवाले से पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो कैनेडियन सिटीजन थे अभी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। और आर्टिस्ट भी हैं, इनसे थोड़ी सी इनके हवाले से, आर्ट के हवाले से। क्या नाम है आपका जी? डॉक्टर पप्पू छड़ा। डॉक्टर पप्पू छड़ा। डॉक्टर पप्पू छड़ा। सबसे पहले तो अपने आर्ट का मुजाहरा करें, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहला प्यार भरा गीत। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बोला पाकिस्तानियों के लिए एक गीत। मेरे देखने वाले बहुत ज्यादा इंडिया से भी हैं, कनाडा से भी हैं, आप उनके लिए कौन सा गीत सुनाएंगे? उनके लिए जहां भी उर्दू और पंजाबी बोली जाती है, ये कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा थोड़ा कल्चर को, म्यूजिक को टच देंगे। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अच्छा, टॉपिक बहुत संजीदा है। खालिद मक्सी का आपको पता होगा, MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है बलोचिस्तान से। उन्होंने बोला जो इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन है, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, पाकिस्तान की तारीख है कि सियासी विंग और मिलिट्री विंग और ये जो जुडिशियल विंग है ना, इनके आपस में इख्तिलाफात रहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो है ना, इस वक्त उनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले 5-7 साल से ना हम बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में घुसे हुए हैं और उसके ऊपर से वार आ गई। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा जान छूटी है ये अफगानिस्तान वाले मसले से, थोड़े से वहाँ अमन आना है ना, तो दूसरा जो है आप कह रहे हैं जान छूटी है। अभी कल परसों की बात है कि ISI के जो ब्रिगेडियर हैं उनकी जान गई है, वो अपना अटैक किया गया उन पे। उसकी रीजन ये है कि ये रैंडम, ये उससे से मुतवातर नहीं हो रहे। ठीक है। कभी कभार कोई एक आधा वाकया हो रहा है, लेकिन काफी कंट्रोल्ड है। फर्क है 70-80%। पे आते हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे। अगर मिलिट्री की बात करें, फोर्स की बात करें, वो भी एक थी अंडर ब्रिटिश रूल। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इंडिया में जो फोर्स गई, मिलिट्री गई और पाकिस्तान के हिस्से जो आई, क्या फर्क आया कि वहां पर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा? यहाँ पे 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, उसका वो भी बहुत बड़े बड़े मार्शल लॉ। उसका सबसे बड़ा चीज है ना, 2 चीजें इंडिया की जो है। जब डिवीजन हुई ना, हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया, जब उसका वजन करें ना, तो वहाँ 130 करोड़ अवाम है। अब 140 से प्लस। हाँ, और हमारी सिर्फ 120 है। एक उसी लिहाज से उसका बजट है, हमारी 22 करोड़ है। अब जो इंडिया ना अपना बजट दिखा के ना, बैरूनी मुदाखलत, आजकल एडमिनिस्ट्रेशन करना ना, उसमें बैरूनी मुदाखलत का बड़ा पॉजिटिव हाथ भी है। जैसे मेरे पीछे अमेरिका होना चाहिए, आपके पीछे चाइना होना चाहिए, इसी के से वीटो पावर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये मिलकर कर रहे हैं, कुछ अच्छे फैसले भी कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का फॉर्म है ना। अच्छा, अब इंडिया को उसको बेनिफिट मिलता है, वो अपनी आर्मी को बैलेंस रखता है, जितनी की जरूरत है उतना इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये एक छोटा मुल्क है और ये किसी मुल्क की टेल बने बगैर, दुम बने बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? यही मकसद था ना कि अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में हम जो सा मुकाम पैदा कर सकें, पाकिस्तान की, मुसलमानों की पहचान, इस्लाम का निज़ाम पूरी दुनिया में ला सकें, बता सकें। और अभी आप ये कह रहे हैं कि नाम लेते हैं कि वो किसी मुल्क की टेल या किसी पावर की टेल बने बगैर नहीं रह सकता। ये तो मतलब एक हैरत वाली देखें, उसमें 2 चीजें हैं। जो दीन है ना, खाली इस्लाम, अगर जो उसका जो ट्रू वर्जन है, वो तो दुनिया में कहीं भी अप्लाइड नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान में प्रैक्टिस तो कहीं भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी 100% तो नहीं है ना। नाम का तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जमहूरिया का तो लफ्ज होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान है, वहाँ तो इस्लामी खिलाफत पाकिस्तान होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये सवाल मैं पहले भी उठा चुका हूँ कि इस्लाम भी और डेमोक्रेसी भी, ये तो 2 अलग चीजें। वहाँ तो खिलाफत सिस्टम है, तो ये हजूर पाक ने छोड़ी भी खिलाफत थी। रिपब्लिक भी और इस्लाम भी, ये 2 चीजें तो नहीं होती। एक तो यहाँ से ही पता चल गया। अब इसको डिबेट में जितना मर्जी ले जाए, लेकिन मेन नुकता ये होगा। इसी तरीके से दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो सारा कुछ खुद हो जाएगा। इंशाल्लाह कहेंगे हो जाएगा, माशाल्लाह कहेंगे। ये इसकी एक जरूरत है, ये हमको यूनाइट रखता है, ये भी उसका जरूरत है, हमको अच्छा रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी कहा है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ।
मुझे ये बताएं, मिलिट्री का मैं वही बात दोबारा सवाल पे आता हूँ कि मिलिट्री की ट्रेनिंग एक जैसी हुई 1947 से पहले, वो कैसे अपने मतलब कह लें कि मार्शल नहीं वहां पे आज तक लगा, यहाँ पे 4 लग गए। देखें, एक याद रखिएगा, ये एक है सिविलाइजेशन का लफ्ज। पाकिस्तान एक अपनी सिविलाइजेशन या अपने कल्चर कह लें, ये छोटा लफ्ज है उसके लिहाज से, ये ना वक्त लेता है। अभी तो 75 साल हुए हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। आप ये देखें कि हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल दुश्मन ममालिक है ना, उनका क्या इन्फ्लुएंस है। अब क्या था, एमकेएम को एक ने तोड़ लिया, नून लीग को दूसरे ने तोड़ लिया, ये पीटीआई को तीसरे ने तोड़ लिया, जिसका मतलब आजकल ये भी है कि यहूदी लॉबी है, या कहने का किया तक जो मीडिया से मिलता है, क्योंकि मैं पर्सनली तो डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, अब इन चीजों तो पाकिस्तान में हर किसी पे लगते और ये चीजें हकीकत है, एग्जिस्ट करती हैं, ये इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, इमरान खान साहब आपके ख्याल में एजेंट होंगे? नहीं, ओवरऑल मैं सबकी कह रहा हूँ, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब मिलिट्री क्या करती है, वो कहते हैं यार इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, बेहतर है पाकिस्तान के लिए। अब हमें ये नहीं पता चलता कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है या उस बंदे या उस ग्रुप जो फैसला कर रहा है ना मिलिट्री का, उसके लिए बेहतर है। ये हमें पता कभी चलता नहीं है, क्योंकि आसमा जहांगीर, वैसे मैं उसको बड़ा नापसंद करता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी उसने कही थी। क्या कही? उसने ये कहा था कि आप मिलिट्री के ऑर्डर की सिर्फ डिबेट करके दिखा दें। तो अरशद शरीफ ने भी यही कहा था, उनकी भी। हाँ, लेकिन अब ये देखें, अब ये वो कौन सी हड्डी होती है जो गले में फंस जाती है, कहते हैं ना कि गली की हड्डी बनने वाली बात है। अब आप उसको ऑर्डर करेंगे तो फिर वो अपनी जो खुफिया इंटेलिजेंस है वो नहीं कर सकती, तो ये उसका टाई होगी ना आपस में। तो इसलिए जो सिंपल चीज़ है ना, वो ये है कि हमें कुछ लॉज बनाने की जरूरत है जो बैलेंस ऑफ पावर करे तीनों ऑर्गन्स में। बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ये बताएं, डेमोक्रेसी है इस टाइम पाकिस्तान में? हकीकत वैसे तो जाहिर बात है, हमारा कानून ये कहता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिटीजन से पूछा जाए तो इस टाइम डेमोक्रेसी है। अच्छा, इस किस्म का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो ना, तो हम परसेंटेज को सहूलत ले लेते हैं कि 20%, 25%, 30% डेमोक्रेसी है, 40% भी है, 30% मिलिट्री है और 30% जुडिशरी है। मैं मिलिट्री को बुरा नहीं कहता, मैं टोटली जुडिशरी को बुरा कहता हूँ, क्योंकि जब लॉ किसी चीज का बन जाता है ना, उसको बैलेंस तरीके से इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है, और जो आर्मी है ना वो जुडिशरी के मातहत होती है। इसमें देखे ना, देखा जाए हम हर बात में एक अदारे की तरफ इशारा कर देते हैं, ऐसे ही है। अब जबकि देखा जाए, अगर जो अभी बात की जाए हमारे अदारों की, तो उसके अंदर हमारे अदलिया भी आती है, अदालत ने भी डिसीजन ली है, मीडिया भी आती है, इन सब का रोल होना चाहिए ना। देखें, एक शेर है, मेरा ख्याल इसके साथ आपको ये, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ठीक है कि ना, इसका मकसद ये है कि ये सारे ही अच्छे भी हैं और बुराई भी इन्हीं से शुरू होती है। 4-5 ये जो टॉप के अदारे हैं जो पिलर गिने जाते हैं किसी भी कंट्री डेमोक्रेसी के कह लें, कंट्री के कह लें, जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा कहा, तो ये इन सब में ही 22 है। इस कंडीशन में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? जो इस टाइम कंडीशन है, पाकिस्तान की पब्लिक कंफ्यूज है, बात करते हुए कंफ्यूजन होती है, डर लगता है, ये भी नहीं पता कि बात करनी किसके खिलाफ है, कसूरवार कौन है। अक्सर ऐसे होता है कसूरवार कोई और है, हम फिर उसी अदारे का नाम लेते हैं। अक्सर ये होता है वो अदारा कसूरवार होता है, हम किसी और की तरफ देखते हैं। कभी हम कह देते हैं यहूदी साजिश, कभी हम कह देते हैं इंडिया की साजिश, कभी हम कह देते हैं इसराइल की साजिश। देखें, एक और मजे की बात मैं करता हूँ, ये चीजें मैं खुद सोचता हूँ जब ऐसे कम्प्लेक्स में होता हूँ ना। हजूर पाक की जात पर चारों खुलफा मुत्तफिक थे। ये तारीख प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाई जाती, आपस में नहीं है, आपस में नहीं है, चाहे बातों की हद तक, अहकामात की हद तक या अहादीस बताने की हद तक, चारों खुलफाए राशिदीन आपस में मुत्तफिक नहीं थे। हम भी आज उसका तसलसल देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। अगर हम हजूर पाक की जात को मरकजी बना लें, ठीक है, और हम अपनी आपसे कमिटमेंट करें कि मैंने इसको कायदे आज़म के कहे हुए वो तजर्बागाह बनानी है जहां पर हम इस्लाम के सुनहरी उसूलों का तजर्बा कर सकें। तो लेकिन इससे पाकिस्तान तजर्बागाह तो बनी हुई है, लेकिन किस चीज़ की तजर्बागाह है, किस चीज़ की लेबॉर्टरी है, ये नहीं पता। ये बताएं कि दुनिया में किस नज़र से इस टाइम देख रही है। आप कनाडा में रहे हैं, कनाडा में अगर देखा जाए पाकिस्तानियों की जो एक रिस्पेक्ट की बात करें, या इस टाइम जो सिचुएशन है, कनाडा के लोग किस एंगल से देखें? इस वक्त जो करंट इस वक्त आज की बात करें ना, तो ये प्रेडिक्ट करना रॉन्ग होगा। क्यों बोला? क्योंकि पिछले 2-3 साल से जब से यूक्रेन का वार आया ना, उस वक्त से तकरीबन सारी दुनिया तजब्जब में शामिल है, परेशान है, उनको अपने मामलात का नहीं पता। दूसरों बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो तेजी से डेवलप कर रहे हैं, जैसे अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी तो इकॉनमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, वो बिल्कुल हमारे नेबर है। वो उसका मैंने आपको बता दिया ना कि एक तो उसकी पॉपुलेशन देखें, दूसरा उसका बजट देखें, तीसरी चीज चाइना के बाद
जो छोटे चीज स्केल की चीजें प्रोडक्शन होती है, जैसे हर चीज हमारी चाइना से बन के आ रही है, अब इंडिया सेकंड वो रोल ले रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, हम कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन के नंबर को देखें ना, दुनिया हम नहीं, अमेरिका, रशिया, दुनिया, चाइना, दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ ऐसे बीट नहीं कर सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मार दें या लड़के जीत। तो पाकिस्तानियों को डिप्लोमेसी जो है ना वो पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से खेली जाती है। पाकिस्तान के अंदर वो इनकलाब चाहिए जो अमिताभ बच्चन ने इनकलाब फिल्म में लाया था। समझ गया कि नहीं? सही हो गया। फिर नया सेटअप आएगा। नया सेटअप आएगा। इस इनकलाब को आने में कितना टाइम लगेगा? मैं तो जब छोटा सा था तब से सुनता आ रहा हूँ कि अब चेंज आएगा, फिर इमरान खान साहब आए, फिर सुना चेंज आएगा, लेकिन हम खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि हाँ, चेंज कब अब आएगा? देखेंगे जो चेंज लफ्ज है ना, अगर आप अंग्रेजी के तौर पर देखें ना हाँ, तो ये लगता है तब्दीली लफ्ज है ना, हम उसकी छोटा परसेप्शन ले लेते हैं। हाँ, उसका बड़ा परसेप्शन ये है कि जितना मैसिव लेवल की चेंज होगी ना, उतना ही मैसिव एफर्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर मॉनिटरिंग रिजल्ट्स की, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये जो हम चेंज करते हैं ना मुल्क के लेवल पर या प्रोविंस के लेवल पर, ये बड़ी हाईवी लेवल की चेंज अच्छा, होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे माइंड में आई है कि अक्सर जब भी मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा है तो हमें ब्लेम किस अदारे को करते हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि वो हुकूमत चला सकें, इसलिए मार्शल लॉ, ये क्वेश्चन है क्या हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि वो अदारों को अपनी लिमिट्स में रख सकें? इंडिया की बात करें, वहां पे उनके गवर्नमेंट, उनके जो हुक्मरान है वो लिमिट्स में रखते हैं ना। असल में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाती है मजबूरन उसमें। और दूसरी बात ये आप देखेंगे, ये सारे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, पीटीआई वाले उन पे इस पे एक दूसरे पे ना। हकीकत ये है कि हर बंदा उसमें बाइस्ड है। जब भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आप आजाद फॉरेन पॉलिसी, अब मैं आसमा जगीर वाली दूसरी बात करता हूँ, आप इस पाकिस्तान को सिर्फ 20 साल के लिए आजाद फॉरेन पॉलिसी बना के दिखा दें, ये पाकिस्तान खुद ही ग्रो कर जाएगा। जबरदस्त। और उसकी मजबूरी, अब आपने कहा कि आजाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, किसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए फॉरेन किसी पावर का। लेकिन अब जब हमने अमेरिका के पैसे देने हो, हमने चाइना के पैसे देने हो, हमने IMF के पैसे देने हो, वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हो, सऊदीया से एड लेनी हो, इतनी ज्यादा इश्यूज हो, तो हम आजाद फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो हमने ये किया ना कि शुरू से हम भूल गए कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो सूद लेगा, ये सूद के कारोबार आएगा ना, वो अपनी माँ से जना करेगा। मेरे साथ उसका डायरेक्ट जहाद है, और जहाद नहीं, जंग है। ठीक है ना? तो ये कितना सुनहरी सूल है। इंडिया नहीं ना ले रहा, आप देखें ना, इंडिया IMF से नहीं लेता पैसे, तो कम से कम वो आजाद पॉलिसी तो है। 93 के बाद उन्होंने पैसे लेना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है, अगर देखा जाए, हम जो कहते हैं जो रूल हमें फॉलो करने चाहिए, वो तो इंडिया कर रहा है, जो आपने बात की है कि मतलब सर यार ये आप प्यारी पप्पी थी, पता क्या है, इस्लाम के सारे सुनहरी सूल गैर इस्लामी लोग ढूंढ के ना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो उनसे और उसके फायदे भी उठा रहे हैं। हम इस पाकिस्तान का अगर निजाम को देखा जाए, इस पाकिस्तान के निजाम हर चीज का हल है। हम तो इस्लाम के अगेंस्ट चल रहे हैं, अगर देखा जाए आपके बकौल। समरी करें हाँ। इस सारी डिबेट की, पाकिस्तान के अंदर 6-7 निजाम चल रहे हैं। कौन कौन से? मिलिट्री निजाम, जुडिशरी निजाम, दीनी निजाम, सोशल निजाम, ये सारे निजाम ना एक दूसरे को नहीं चलने दे रहे, और इनको ये नहीं पता कि हम अपनी पैर काट रहे हैं। अगर फर्ज करें आज मुझे अमीर किसी जमात का बना दिया गया, तो मेरी जो अगली जनरेशन है, पोते या दोते हैं, वो तो ऐसा नहीं एंजॉय कर सकेंगे, वो तो मिजरेबल होंगे। अगर तो इसलिए ये जो निजाम बताए आपने, फौजी मिलिट्री निजाम बताया, जुडिशरी का बताया, इसके अलावा मजहब फिर इकोनॉमिकल निजाम है। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? दो अगर बोले, हम कौन सा बोलेंगे? दो अगर सर मैं चाहूंगा गलती निकालने के हिसाब से जो सबसे डोमिनेंट है, जो इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसको इजीली यूज करके कोई भी हम फैसला पाकिस्तान को ले, वो तो फिर आप मिलिट्री कहेंगे ना, उसके बाद जुडिशरी, मेरे ख्याल में उसके बाद मजहब है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि मजहब के नाम पे आप किसी को भी, अब मैं गलत भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, बेहतरी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है इस टाइम, उसमें बेहतरी तो कोई नजर नहीं आ रहा। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब, पप्पू साहब क्या कहते हैं? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और ना उम्मीदी कुफर है, लेकिन ये मेरा दोस्त है, ये भी सही ऑब्जर्व करता है ना। बहुत दफा लोग इस वजह से कहा कि मतलब बेहतरी की उम्मीद नहीं है, मतलब होता है ना, क्या सीन आपने देखा? असल में जो निज़ाम है ना, वो ताकतवर लोगों के हाथ में है, तो वो निज़ाम को बेहतर हो कभी भी नहीं करेंगे। मैं कहीं ना कहीं इनकी बात को समझ सकता हूँ कि भाई चंद लोग हैं पाकिस्तान में जिनके हाथ में सारा सिस्टम है। हम रोते हैं कभी इसराइल को, हम रोते हैं कभी मुस्लिम को, कभी नॉन मुस्लिम को, अपने घर में नहीं देखते कि हमारे घर में क्या गलती है, हमारा भाई, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, वो क्या गलती कर रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या गलती कर रहे हैं, हमारे अदारे क्या गलती कर रहे हैं। हमें ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? निज़ाम अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए? ये जरूर बोलना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? हमें बिल्कुल, जिहाद बिल नफ्स फर्ज है।
जहाज भी इस सबर जहाज पर से काफी इंस्पायर है आप। नहीं, वो जहाज असल में बैलेंस्ड वे में जो जहाज एक पाकिस्तान पहली इस्लामियत, अगर आपने, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आपने वो इस्लामियत नहीं पढ़ी हुई जिसमें जहाज पाकिस्तान इस्लाम का एक पिलर बताया जाता था। अब ये देख लें, यहाँ से देखें। नहीं, लेकिन जो आज के दौर में दुनिया में जहाज बताया जाता है या दिखाया जाता है, जो एक कंसेप्ट पूरी दुनिया में बना है, वो और हमारी वजह से ही बना है। क्या समझते हैं, वो जहाज वाकई रियल मानी में वो जहाज है? वो डेफिनेशन या वो डिस्क्रिप्शन तो हमको रिप्रेजेंट नहीं ना करती, तो फिर हम आज़ाद कहाँ से, अगर हम सोच भी नहीं सकते आज़ाद तो। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी जो डिस्कशन थी काफ़ी पहलुओं, काफ़ी एंगल्स को लेकर हमने डिस्कशन की और इन्होंने अपनी ओपिनियन दी। लास्ट में अगर आप कुछ सुनाना चाहें, हमारी ऑडियंस बहुत सी मतलब मुख्तलिफ, जहाँ जहाँ उर्दू, जहाँ जहाँ पंजाबी समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ से आपको ऑडियंस देख रही है, कनाडा से भी देख रही है, यूके से देख रही है, आपको इंडिया पाकिस्तान से देख। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ना, जब वो आखिरी डिबेट अपनी उन्होंने तकरीर की थी ना पहली पाकिस्तान बनने के बाद, उन्होंने कहा था, या उसकी डिवीजन जब हो रही थी उस वक्त, एक डिबेट है उसमें अपनी तकरीर है, उन्होंने कहा था कि हमारा कल्चर और म्यूजिक अलग है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोग कल्चर और म्यूजिक म्यूजिक अलग है इंडिया से, हिंदू को तहजीब से। अब यहाँ से उनका विजन अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के उनकी इस विजन को नहीं समझा गया, इसलिए मैं अमीर खुसरू का बनाया हुआ एक गाना इस वक्त बजाने लगा हूँ, जो हमारी बेसिक फाउंडेशन में आता है। ठीक है, आप गाना बजाएं, लेकिन जो आपने ये बात की है कि कायदे आज़म ने ये बोला था कि म्यूजिक अलग है, मैंने ये नहीं सुना, मैं इसके ऊपर जाके जरूर स्टडी आप उनकी तारीख सुने जो रेडियो के ऊपर ना, पाकिस्तान के जिस दिन उन्होंने आज़ाद होना था उससे कुछ हफ्ते पहले उनकी एक तकरीर है, पूरी तकरीर अवेलेबल है। वैसे कैसे हो सकता है कि मतलब हम इतने 100 साल उनके साथ रहे हैं और आज अगर अब मैं म्यूजिक करता हूँ ना, मैं म्यूजिक करता हूँ ना, जब अलहदा हुए हमने कहा हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं, कल्चर अलग है, मतलब खैर चले म्यूजिक की तरफ आते हैं। जबरदस्त, अच्छा लगा। मुझे समझ तो नहीं आई कि ये गाना कौन सा था, आप बता सकते हैं? ये है चाप तलक सब छीन ली रही मोसे नैना मिलाई के। ये अमीर खुसरो को समझना इसलिए जरूरी है कि ये वो पहला बंदा था जिसने ये समझा कि हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर का म्यूजिक डिफरेंट है, लेकिन ये 1400 साल पहले था। अच्छा, अभी देखें यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आपने बोला अमीर खुसरो ने ये कहा कि हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर का म्यूजिक अलग है, मुस्लिम कल्चर और साथ म्यूजिक, आप ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब ये देखिए, इस्लाम में तो म्यूजिक हराम है, आप कह रहे हैं हमारा नहीं है। आपको पता है कि शादियों पे जो लड़कियां गाती हैं ना, लड़कियां बच्चियां, ये हलाल है। और इसकी ताहुल कादी साहब हैं, उनका पूरा एक बयान है, आप ढूंढे नेट पे ढूंढे। सीरियस बात कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ। अच्छा, गाना बजाना जो है ना, यानी आप उसको कह रहे हैं टाइप, कि इस्लाम में म्यूजिक काफी हद तक हलाल है, काफी हद तक नहीं, कुछ कुछ हद तक हलाल है। और दूसरा उसका जो ये जो है ना, आपको अपना उसको समझने के लिए आपको जरा थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, डफ हुजूर पाक के दौर में बजाई भी जाती थी और हलाल भी थी। और ये बांसुरी भी, कसीदा बुर्दा शरीफ, ये बांसुरी बजाई जाती थी। नहीं, बांसुरी को तो टू बी वेरी फ्रैंक क्या के हराम कहा गया है कुरान में। अब आप देख रहे हैं, इससे बड़ा मैं आज क्या करूं। तो फिर आप अब मैं बजाता हूँ ना, क्योंकि मैं इसको, हालांकि अगर आप कहें ना तो सीधी सी बात है, कुफर है। इसको मैं हलाल नहीं कह सकता क्योंकि मैं शिरक नहीं कर सकता। हाँ, मैं क्यों करता हूँ, मैं भी नफ्स वाला बंदा हूँ, मैं इंसानी फितरत पर पैदा हुआ हूँ, और मैं अपने नफ्स को बुरे और बड़े बड़े बुरे कामों से बचाने के लिए ना इसमें मगर रख लेता हूँ। मुझे कोई कंसर्न नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, कोई बांसुरी बजाए, कोई गिटार बजाए या कुछ भी करे, मुझे उससे इशू नहीं है। लेकिन यहीं से हमें आइडिया होता है कि हम पूरी डिबेट अगर इस्लाम पे करते हैं और एंड पे जब हम अपने प्रैक्टिकल अपने आप को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस्लाम के अगेंस्ट चीजें नजर आती हैं। लेकिन हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक का अपना शौक है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ये मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आशिर महमूद। क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इधर डी फार्मेसी डिपार्टमेंट का। डी फार्मेसी, पंजाब यूनिवर्सिटी। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। आप क्या करते हैं? मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से फॉर्म डी कर रहा हूँ। फॉर्म डी कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्लास फेलो हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब देंगे कि पाकिस्तान में वाकई डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे एक किस्म का मार्शल लॉ ही है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो या तो टाउट होती है
या एक मखसूस एजेंडे को लेके चलती है। खालिद मक्सी जो कि MNA हैं, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने अभी रिसेंटली असम्बली में ये बोला है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट मार्शल लॉ लगवा दें या लगा दें ताकि पब्लिक को क्लियर हो जाए कि भी मार्शल लॉ है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब डायरेक्ट मार्शल लॉ, इनडायरेक्ट मार्शल लॉ, मुझे तो इतनी समझ नहीं आई। नहीं, इनडायरेक्ट मार्शल लॉ तो लगा ही रहा है, लास्ट जब हम देखें 2018 से लेकर 21 तक। अच्छा, लेकिन वैसे मार्शल लॉ का कोई हल नहीं है, ना ये हल है कोई, क्योंकि इससे मुल्क पीछे जाता है, आगे कभी नहीं बढ़ता। इसमें कोई तो लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ के सहूलतकार बैठते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं ठीक अक्सर। हो गया। अगर बात करें 1947 से लेके अभी 2023 तक तकरीबन 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, जिसमें से 3 मार्शल लॉ काफी ज्यादा लंबे, काफी बड़े मार्शल लॉ थे, 10-10 साल के करीब के थे। ठीक है, ये बताएं क्या वजह यहाँ पे 4 मार्शल लॉ लगे? 1947 से लेके 2023 तक इंडिया में एक मार्शल लॉ भी नहीं लगा, जबकि उससे पहले तो एक ही फौजी सिस्टम था ना हमारा, वो एक ही फौज थी। जी, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे, लेकिन इंडिया में एक भी नहीं लगा। इसका यही वजह है कि जाहिर है पाकिस्तान में मार्शल लॉ को हमेशा वेलकम किया जाता है। जब भी मार्शल लॉ लगता है तो लोगों की तरफ पाकिस्तान से में वेलकम किया लोगों की तरफ से आवाम वेलकम करती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और हमारे यहाँ लोग आमतौर पे भी यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आवाम है वो डंडे की यार है। ठीक है, नहीं मुझे ये बात नहीं समझ लगी। आप भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं, पाकिस्तान की आवाम है, पब्लिक है, आपने बोला कि मार्शल लॉ से पाकिस्तान या कोई भी कंट्री पीछे जाता है, जी। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम वेलकम करती है। अब पाकिस्तान की आवाम वेलकम करती है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का मिजाज इस तरह का है, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें जो है ना एक देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को इस तरह अप टू डेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आज भी पाकिस्तान में एक मखसूस इलेक्टिबल्स के सहारे जीते हैं। ठीक है, आप आपके इलेक्शन ख्याल में इंडिया में आज तक मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? उनकी भी फौज है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि उन्होंने अपनी फौज को इतना एक किस्म, यार ज्यादा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं, आप मतलब अपनी जो राय है वो दे देना। ये ना हो मेरे साथ कुछ हो जाए। आपकी मर्जी है। आप मेरा अपडेट ना हो जाए। नहीं भाई, मैं इतना ना बुलवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनाउल्लाह। अच्छा, यहाँ पे काफी पब्लिक खड़ी है, किसी से बात करेंगे, अगर कोई बात करना चाहेगा आप बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद सारे भाग जाते हैं, लेकिन ये मजाक अपनी जगह, लेकिन संजीदगी से अगर बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि जब तक हम इन इश्यूज पे नहीं बात करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात नहीं करेंगे, तो फिर 75 साल से जैसे डरते आए हैं आगे भी डरते जाएंगे। हमें अदारों से प्यार है, हर एक पाकिस्तान के सिटीजन को अदारों से प्यार है, लेकिन जहाँ पे कुछ गलत हो वहाँ पे बोलना भी चाहिए। मेरे ख्याल से आप नहीं बोलना चाहेंगे, आगे वाइंड अप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। मार्शल लॉ, मैंने कोई सवाल गलत किया है? नहीं, कोई बात नहीं। मार्शल लॉ लगता सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्शल लॉ के सहूलतकार बैठते हैं, और वो हमारे बदकिस्मती से हमारे सियासतदान हैं। तो अव्वल तो उनको अपना जेस्चर चेंज करना होगा, और जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये मार्शल लॉ लगता रहेगा। यही चीज है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, शायद हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि वो गवर्नमेंट चला पाए, इसलिए ना चाहते हुए। जाहिर है, अब शेख रशीद जैसा आदमी जब बार बार ये कहेगा कि मेरे GHQ में बड़े से ताल्लुकात हैं और मैं जो चाहता हूँ तो वहाँ हो जाता है, मेरी बात सुनी जाती है, इस तरह का बयान जब सेट करेंगे तो जाहिर है फिर जो तासुर जाता है वो सबको पता है। ठीक हो गया। चले ये बता दें लास्ट में, एज ए पाकिस्तानी यूथ कोई बेहतरी की उम्मीद है आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में? कोई मतलब कुछ लगता है कि अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ? नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक लफ्ज, कोई बेहतरी की उम्मीद है, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा आने वाले साल, 2 साल, 4 साल में? यार जिस तरह की सूरत हाल चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्या वजह है? मतलब अभी यूथ में भी अवेयरनेस, आप देखें ना, ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है, आप में भी अवेयरनेस है, मेरे में भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो फिर भी क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जाएगा? कौन है जो बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाना चाहता? यार इनका तो पता नहीं कि कौन लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन जब तक हम अवामी नुमाइंदों को आगे नहीं लाएंगे ना, जब तक वो आवाम के जो चुने हुए लोग हैं उनको हम आगे नहीं लाएंगे, तब तक बेहतरी नहीं आएगा, क्योंकि जो आवाम के नुमाइंदे नहीं होते वो आवाम के बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे। आप पठान है? बलोच हैं। बलोच तो डरते नहीं है, मैंने सुना है। तो ये इस तरह के जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई टॉपिक है कि इसके ऊपर बात करते हुए डर लगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डरते तो सिर्फ अल्लाह की जात से हैं, बाकी किसी चीज से डरते नहीं, लेकिन यही बात है। आए मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आएंगे थोड़ी देर के लिए? आपका नाम? अजमल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? क्या, किस डिपार्टमेंट में? क्या है? मैं GC यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है। सब आपसे आई थिंक पहले भी बात हुई है, अगर आपको मैं याद हूँ, या आप हाँ, उधर आपसे हुई थी। आपने आई थिंक उस दिन यूनिफॉर्म शायद पहना था। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं टॉपिक इस पे डिस्कशन कर रहा था कि पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक 4 मार्शल लॉ लग गए हैं। पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को पता है कि जब मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान पीछे जाता है, फिर भी ये भाई कह रहे थे कि वेलकम किया जाता है मार्शल लॉ को। क्या वजह है? किया जाता है या नहीं? ये भाई की नज़र में वेलकम किया जाता हो शायद, हम तो नहीं देखते इसको।
ऐसा हो गया ऐसे ही है। मैं भी ऐसा समझता हूँ कि जो बाशऊर है, जो अवेयरनेस रखता है, वो मार्शल की जो सख्ती है उसे जानता होगा, मार्शल से कितना नुकसान होता है वो जानता होगा, इंटरनेशनल इमेज कितना खराब होता है। इवन आप अगर हमारे जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमें तो फिर कोई पैसे भी नहीं देगा जब मार्शल बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है ये यहाँ। अभी खालिद मक्सी बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो पाकिस्तान की कंडीशन है इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट मार्शल लगा दें ताकि पाकिस्तान की पब्लिक को पता हो। उनका अपना इसमें कोई मफाद होगा, इस वजह से बात करते होंगे। अगर आवाम से पूछे, आवाम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। बेहतरी की कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह बेहतर होगा सब। उम्मीद किससे? पॉलिटिशियन से, अदारों से, पब्लिक से, किससे? अल्लाह ताला की जात से। अल्लाह ताला से। चलें जी, ठीक है जी। यहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, हर एक को अपनी ओपिनियन देने का हक है। अच्छा लगा बात करके। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख तब होता है जब लोग डरते हैं, शायद ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसा सवाल कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ये आज की वीडियो थी जो पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। आपको इस हवाले से क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।